अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। जस्टिस काजी फाइज ईसा इस दौर के जस्टिस मुनीर हैं या मुल्क के जमहूरी तरीन जजेस में से एक। जस्टिस काजी फाइज ईसा इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के मुखालिफ या इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने दौर में असूलों पर कोई समझौता नहीं किया या एक सियासी जमात की अदावत में अपने सारे असूल कुर्बान कर दिए। इस सारी बहस के साए में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 13 माह तक अपने ओहदे पर फाइज रहने के बाद आज रिटायर हो गए हैं। वैसे तो वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर मुतअद्दिद बार ये वाजे कर चुके और ये खबरें भी सामने आती रही कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने ओहदे में तोसी नहीं चाहते। उन्होंने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया है, मगर बतौर चीफ जस्टिस उनके बारे में आखिरी दिनों तक मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने से लेकर आईनी अदालत का पहला जज बनने तक मुख्तलिफ क्यासराइयाँ जारी रही और खुद उनके बाद फैसले और वजाहतें इन क्यासराइयों को तकवीत देते रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कैरियर एक ऐसे जज का कैरियर है जिन्हें अपने अदालती सफर में गैर मामूली हालात और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसे जज का कैरियर है जिनके फैसले कभी ताकतवर हल्कों के मंशा के करीब नजर आए तो कभी ताकतवर हल्कों की नाराजी ने उनकी मुश्किलात बढ़ा दी, मगर वो सारी रुकावटें अबूर करके अदालत उज़्मा के आला तरीन मनसब तक पहुंचे और अब जब वो 13 माह से ज्यादा चीफ जस्टिस रहने के बाद रिटायर हो रहे हैं तो ये बहस शुरू हो चुकी है कि उनकी लेगेसी क्या है और उन्हें तारीख किन अल्फाजों में याद रखेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 15 साल पहले चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तौर पर अपना अदालती करियर का आगाज किया था और वो पाकिस्तान की अदालती तारीख के पहले जज थे जिनकी पहली तैनाती ही किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हुई थी, जिसके बाद उन्होंने बतौर जज इंसानी हकूक, स्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत, अदलिया की आज़ादी और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे, अक़लियतों के हुकूक, विरासत में ख़वातीन के हुकूक समेत कई ऐसे फैसले दिए जो सालों तक मौजूए बहस और उनकी वजह शोहरत बने रहे। इसीलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बने थे तो उम्मीद थी कि मुल्क की सियासत और अदालत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का खात्मा होगा, अदालत उज़्मा के जजेस में तकसीम और ग्रुपिंग खत्म होगी, हम ख्याल बेंचेस नहीं बनेंगे और बेंचेस की तश्कील देखकर कोई फैसले की पेशगोई नहीं कर सकेगा, ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में कमी होगी, मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर एक्शन होगा। मगर आज जब वो जा रहे हैं तो सवाल यह है कि वो अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं। और इस पूरी सूरत हाल में अहम बात यह कि आज उनके अदालती कैरियर के आखिरी रोज जहां उनके बारे में लोगों की राय मुनक़सिम है, वहीं उनके और साथी जजेस के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि कई केसेस में उनके साथ खड़े रहने वाले, मुश्किल वक्त में उनका दिफा करने वाले साथी जज जस्टिस मंसूर अली शाह फुल कोर्ट रेफरेंस में अलविदाई कलमात अदा करने के लिए भी उनके साथ नहीं थे, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज फुल कोर्ट रेफरेंस से अलविदाई खिताब में अपने ब्रादर जजेस का शुक्रिया अदा किया, अपने अहले खाना बिलखसूस घर की खवातीन और अपनी अहलिया का 40 साल कैरियर में शाना बशाना खड़े रहने का जिक्र किया और अपने स्टाफ की खिदमात को सराहा। जबकि कल सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से दिए गए अलविदाई इशारे में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपनी कारकर्दगी शुरा के सामने रखी और नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी की तारीफ करते हुए कहा कि जस्टिस याया आफरीदी हम सबसे एक दर्जा ऊपर हैं, लोग हमें तो पढ़ सकते हैं मगर जस्टिस याया को नहीं पढ़ सकते। I was watching one of these talk shows. The journalists were giving their opinions. The Chief Justice will do this. He will do this. He will do this. He will do this. Nobody mentioned Justice Yahya Afridi. So one asked him, what will Justice Yahya Afridi do? He said, that nobody knows. He's a level above us. You can read us, you can't read him. Supreme Court had stopped having full court meetings for, I think, about 4 years was the last one before I became Chief Justice. My first day in office was holding a full court meeting. Did a number of things. And one of them was to reduce the arbitrariness, the absolute power of the Chief Justice in the constitution of benches, which I did away with. Previously, the practice was that on every Thursday, the cause list of the next week would be presented to the Chief Justice, who would not just determine the benches, but would also determine the cases to be heard by that bench. Since my appointment as Chief Justice, I never once saw the proposed cause list. This was left entirely
with the registrar. The committee now formed after the upholding of the Supreme Court Practice and Procedure Act gave general directions to the registrar, which was the general principle was first in, first out. जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस याया की तारीफ की और अपने दौर में होने वाले अहम इकदामात और फैसलों का जिक्र किया। मगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर कैसा था, इस बारे में आज सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस की इंतहाई मुतजाद राय सामने आई है। एक तरफ नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की शख्सियत, उनके फैसलों और कैरियर की खुलकर तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम खत में फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात बयान करते हुए लिखा कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के फुल कोर्ट रेफरेंस में भी इसलिए शिरकत नहीं की थी क्योंकि उन्होंने भी अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया था। इस रेफरेंस का हिस्सा बनना और ऐसे दौर की तारीफ करना यह पैगाम देगा कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे के साथ धोखाधड़ी करे, उसकी ताकत को कमज़ोर करे, मगर फिर भी उसकी इंसाफ के खिदमतगार के तौर पर सताइश की जा सकती है। लेकिन मैं अच्छी नीयत के साथ ऐसे चीफ जस्टिस के लिए रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि एक चीफ जस्टिस का असल किरदार अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, अदलिया की खुद मुख्तारी का दिफा करना और सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाना होता है। मगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शुतरमुर्ग की तरह रेत में सर घुसाकर बैरूनी दबाव के सामने लाताल्लुक नजर आए। वो मदाखलत के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनने के बजाय उसे कबूल करते रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के बजाय मजीद दरवाजे खोल दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस अदालत के फैसलों की कोई परवाह नहीं की और हिकारत और बेशर्मी से ये तजवीज़ दी कि एग्जीक्यूटिव अदालत उज़्मा के फैसलों पर अमल दरामद ना करे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के इक़दामात ने अदालत के अंदर इख्तलाफात को बढ़ाया, जिसके असरात तवील मुद्दती होंगे। इनके दौर को हिकारत और इंतकाम पर मबनी दौर के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसमें कोई शाइस्तगी या आजिज़ी नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में अपने अलविदाई कलमात में इंतहाई सख्त लफ्ज़ों का चुनाव किया, इनके दौर को बदतरीन दौर करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह जहां असूल की बुनियाद पर जस्टिस काजी फाइज ईसा पर तनकीद कर रहे हैं, वही इनकी इस तनकीद की मुमकिन वजह यह भी हो सकती है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जस्टिस काजी फाइज ईसा को बरतरफ करने की कोशिश हुई, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ खड़े रहे और उनके खिलाफ रेफरेंस खत्म करवाने में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम किरदार अदा किया था। लेकिन जब पिछले कई माह से जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ मुहिम शुरू हुई, आइन में तरमीम करके उन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोकने की कोशिशें हुई, उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके साथ खड़े नजर नहीं आए। जस्टिस काजी फाइज ईसा चाहते तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यूनाइट करने पर अपना किरदार अदा कर सकते थे। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जो सीनियरिटी और मेरिट पर चीफ जस्टिस बनना डिजर्व करते थे, उनके साथ खड़े हो सकते थे। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो जस्टिस काजी फाइज ईसा पर सख्त तनकीद की, मगर दूसरी तरफ नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में जस्टिस काजी फाइज ईसा की खुलकर तारीफ की। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि आप जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुस्कुराकर बात करेंगे तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के शाइस्ता जवाब से आप मानूस हो जाएंगे। अगर आप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तंग करेंगे तो गुस्से में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. To some, this might sound strange. If you meet, greet, and treat Justice Qazi Faiz Issa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness, politeness, and care that it will leave you astonished, if not shocked. But mind you, if you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn, and only God may help and save you. बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर आज खत्म हुआ। वो सियासत और अदालत से जुड़े चैलेंजेस पर काबू पाने में कितने कामयाब हुए, इस दौर का मारूजी जायजा लेते हैं। और ये जायजा लेने के लिए पहले ये याद रखना जरूरी है कि वो किन हालात में चीफ जस्टिस बने और उस वक्त उनके सामने क्या क्या बड़े चैलेंजेस थे।
अहम बात यह कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से पहले चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस उमर अता बंदियाल को एक मुतनाज़ा जज समझा जाता था। उन पर सियासी जानेदारी के इल्जाम लगते थे। जजेस में तकसीम वाज़े थी, हम ख्याल बेंचेस बनना आम सी बात थी। उन्होंने अपने दौर में जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी किसी आईनी या सियासी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया था, जबकि वो अपने दौर में ना 2 सूबों में बर वक्त इलेक्शन करवा सके, ना आम इंतखाबात की हतमी तारीख का फैसला कर सके। और फिर इसी सूरत हाल में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 16 सितंबर को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का मनसब संभाला। काजी फाइज ईसा वो जज थे जिन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज के दौर में भी दबाव में आने से इनकार किया, और शायद इसीलिए उनको लेकर यह तासुर था कि वो बतौर चीफ जस्टिस अपने दौर में इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत का रास्ता रोकेंगे। माजी की तरह सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्टेब्लिशमेंट को अदालत का कंधा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मगर इनके 13 माह के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जो उन उम्मीदों के बरक्स था। ताहम इनके दौर का आगाज मुस्बत रहा, जिसमें उन्होंने कुछ तारीखी फैसले किए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुल्की तारीख में पहली मरतबा अवामी मफाद से जुड़े केसेस को लाइव नशियात का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 से फुल कोर्ट की बराह रास्त समातें शुरू हुई। इनके चीफ जस्टिस बनने से पहले 4 साल तक फुल कोर्ट की मीटिंग हुई, ना ही फुल कोर्ट बना। मगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस पहली ही रोज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तलब किया और 1 माह के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को आईनी करार देकर अपने खुसूसी इख्तियारात जजेस कमेटी के सुपुर्द करने का तारीखी फैसला दिया। इसी तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने से पहले तकरीबन 4 साल तक साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का खसूसी अदालत का फैसला मुअत्तल रहा। ना जस्टिस गुलजार और ना जस्टिस बंदियाल ने इस केस को टेकअप किया। मगर 10 जनवरी 2024 को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का खसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ही की अदालत ने 12 सालों से ज़ेर इल्तवा सदारती रेफरेंस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल का फैसला गलत करार दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पर एक बदनुमा दाग था। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत का एक और बड़ा इकदाम जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बहाली था, जिन्हें अक्टूबर 2018 में सिर्फ इस जुर्म पर बरतरफ किया गया कि उन्होंने साबिक DGISI की सियासत में बदतरीन मुदाखलत को एक्सपोज किया था। यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने दौर में साबका एस्टैब्लिशमेंट के अदवार के जुल्म और ज़ियादतों पर तो एक्शन लिया, मुतासर लोगों को इंसाफ दिया, गलत को दुरुस्त करने की कोशिश की, मगर उनके अपने दौर में जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रही, आला अदलिया के जजों को दबाव में डाला गया, मातहत जजेस को डराया धमकाया गया, सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की जबरी गुमशुदगियाँ हुई, उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खामोश रहे। अदलिया में जो तकसीम पहले से मौजूद थी वो मजीद बढ़ गई। पहले तो ये देखा जा रहा था कि जजेस के दरमियान जो ग्रुपिंग थी उसकी वजह सियासी इख्तलाफात थे, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात नजर आए वो सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि ज़ाती बुनियादों पर थे, जिसकी वजह से अदालती साख को शदीद नुकसान हुआ। इसके अलावा इब्तदाई कुछ माह तो हम ख्याल बेंचेस का क़याम ख़त्म हो गया था, मगर आखिरी 4 माह में हम ख्याल बेंचेस दोबारा सामने आने लगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ अक्सरियत इंजॉय कर रहे थे और बेंचेस उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बन रहे थे, तब तक मामला ठीक थे। मगर 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसलों के बाद वो 3 रुकनी जजेस कमेटी में अक़लियत में रह गए और उन्हें अपनी मर्जी के बेंचेस बनाने में मुश्किलात का सामना था, जिसके बाद हुकूमत ने उनकी सहूलत कारी करते हुए ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को तब्दील किया और जो आमराना इख्तियारात चीफ जस्टिस से लिए गए थे वो चीफ जस्टिस को दोबारा दे दिए गए। और ये ऑर्डिनेंस जारी होने के कुछ घंटों बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस पर अमल किया और जजेस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल कर लिया और उसी रोज आर्टिकल 63A की नजरसानी समेत 9 लार्जर बेंचेस तश्कील दे दिए। यहाँ ये बात भी अहम है कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो माजी में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी के खिलाफ थे, उन्होंने इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत ना करके अपने हामियों को भी हैरान कर दिया था। बतौर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाने के भी खिलाफ थे, मगर अपने दौर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात करने का फैसला किया। इसके अलावा उनके दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला सामने आया था, तो चीफ जस्टिस ने खुद जिम्मेदारी लेने और फुल कोर्ट बनाने के बजाय कमीशन कायम करके मामले को अंडर द कारपेट डालने की कोशिश की। इन 6 जजेस ने अपने खत में एग्जीक्यूटिव की मदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कोड ऑफ कंडक्ट पर रहनुमाई मांगी थी, मगर चीफ जस्टिस ने इन्हें एग्जीक्यूटिव के ही रहमुकरम पर छोड़कर
साबिक जज की सरबराही में कमीशन के क़याम का फैसला किया, मगर बाद में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली, जिसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बना, मगर आज तक इस मामले की तहकीकात पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में मातहत अदलिया के जजेस को भी धमकियां मिलने के वाकयात सामने आए, वकला की गुमशुदगियां हुई, अरकान पार्लियामेंट की गैर कानूनी गिरफ्तारियां हुई, मगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गैर आईनी मुदाखलत और इंसानी हकूक की पामालियों के सामने ढाल बनने के बजाय खामोश रहने को तरजीह दी। चीफ जस्टिस बनते ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिस मसले को मुल्क की अदालती निज़ाम का सबसे संगीन मसला करार दिया वो ज़ेर अल्तवा केसेस की बढ़ती तादाद और अदलिया की साख था, मगर आज जब जस्टिस काजी फाइज ईसा का आखिरी रोज़ है तो इन दोनों मामलात में सूरत-ए-हाल पहले से बेहतर नहीं हो सकी है। 17 सितंबर 2023 को जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस का मनसब संभाला, उस वक्त ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद 56,503 थी, जो आज बढ़कर 60,508 से ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के मुताबिक 2023 में मुल्क की अदलिया की आलमी रैंकिंग 0.38 पॉइंट्स के साथ 130वें नंबर पर थी, जबकि आज मुल्क की अदलिया की रेटिंग सेम पॉइंट्स के साथ 129वें नंबर पर है। इसके अलावा बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर सियासी जानिबदारी के इल्जामात लगते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस उन पर तनकीद करते हुए बेंचेस में शामिल ना होने का मुतालबा करती रही, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर यह इल्जामात भी लगे कि उनके मुतादिद फैसले इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक थे। जैसे इलेक्शन से कई माह पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बल्ले का निशान ना देने का फैसला हो चुका है, और फिर ऐसा ही हुआ। पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देकर बल्ले का निशान लिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। इसी तरह इलेक्शन कमीशन और रियासत की यह ख्वाहिश थी कि अदालती अफसरान के बजाय असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स इलेक्शन करवाएं, और फिर ऐसा ही हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने तो इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देते हुए स्टे ऑर्डर दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ सुने बगैर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इसी तरह कई माह पहले यह भी बताया जा चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, और फिर ऐसा ही हुआ। पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने यही फैसला दिया, और फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए सिर्फ 39 एमएनएस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनए करार दिया, जबकि अपने तफसीली इख्तलाफी नोट में उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से 8 जजेस की 2 वजाहतों को गैर आईनी करार देते हुए उन पर अमल दरामद ना करने की अपनी राय दी। इन फैसलों की वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा पर यह तनकीद हुई कि उन्होंने ये फैसले इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक किए हैं। अब ये वो इल्जामात हैं जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता, मगर इन केसेस के जो फैसले थे और इनकी समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो कंडक्ट सामने आया, उससे ये तासुर ज़रूर मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया था वो उसे भुला ना सके, और शायद इसी वजह से उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बायस नजर आता रहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन से 1 माह पहले जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन कर इसे बतौर जमात इलेक्शन से बाहर किया, उसे जस्टिस काजी फाइज ईसा के अदालती कैरियर का सबसे मुतनाज़ा फैसला करार दिया जाता है। ये एक ऐसा फैसला था जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत इंसानी हकूक़ की तंजीमें, बैनुल-अक़वामी इदारों और गैर जानिबदार हल्कों ने भी तनकीद का निशाना बनाया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने लाखों लोगों के वोट के हक को मुतासिर किया, और इस फैसले को एक बार फिर सियासी इंजीनियरिंग के लिए अदालत का कद्दा इस्तेमाल करने के मिसाल के तौर पर देखा गया। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रवां साल जनवरी में यह मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी, और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 13 जनवरी की देर रात 3-0 की अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया। अहम बात यह कि इस केस की बराह रास्त नशरियात कई रोज तक जारी रही, और समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गैर कानूनी इकदामात और दबाव का सामना करना पड़ा। इसी केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा मारा गया, और जब बैरिस्टर गौहर ने कमरा अदालत में डालों का जिक्र किया तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लाइव ट्रांसमिशन बंद कर दी। गौहर साहब, दैट इज ऑल राइट। हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ या नहीं? योर ऑनर, देयर वर यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते। अभी मेरे ख्याल सिचुएशन क्या है? इट्स अ वेरी सीरियस। जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब हमें यहाँ नहीं करना है, प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ। और साहब नहीं, आप यहाँ ना बात करें। वी वांट इट फिक्स्ड।
My lord, it will be. It will. It will. गौर साहब, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, मैं सिर्फ we are hearing आप नहीं देखिए ना, फिर आप ये आप Your Honor, अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का भाई, अभी हमने कहा ना, if they don't Your fix Honor, it, then we'll see. We do not have a trust. Just bear with me for a second. आप मेरी बात अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ आप प्लीज देखिए, वो we don't want to detract. Your Honor, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस केस में जो फैसला किया उसके असरात आज तक मुल्क की सियासत पर हावी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इलेक्शन करवाने में तो कामयाब हो गए, जो एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि उस वक्त ये क्या सरेआएं जारी थी कि निगरां हुकूमत 2 साल तक कायम रह सकती है और इलेक्शन के कोई आसार नहीं थे। ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान इलेक्शन की हतमी तारीख पर इत्तफाक करवाने में अहम किरदार अदा किया। मगर जिस किस्म के इलेक्शन उनके दौर में करवाए गए वो सबके सामने है। इलेक्शन के बाद जब मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा खड़ा हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने फैसले की वजाहतें देते रहे, कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके फैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की। मगर अहम बात यह कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये वजाहत 13 जनवरी को ही कर देते तो आज शायद मुल्क मुख्तलिफ सियासी तनाज़ात का शिकार ना होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसलों के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पर यह तनकीद भी करती रही कि चीफ जस्टिस ने मुसलसल दरख्वास्तों के बावजूद इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जुडिशल कमीशन बनाने समेत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक दरख्वास्तें टेकअप नहीं की, जबकि लेवल प्लेइंग फील्ड और जबरी गुमशुदियों समेत मुतादिद केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को तज़हीक और गैर मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। Which party are you candidate of? I am candidate of the PTI. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने छोड़ दी है? वो मुझे नहीं पता है ना, बता दें हमें। जी, वो तो काफी हो गई देर। आपको इलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? 100% चाहिए। ये सेनेट अब आप बस हाँ देखिए, अब आप इतनी बात लंबी बात, yes would suffice. Yes, of course. We want this. आप जिस तरह आपने ensure, आप जरा सवाल, अब simple yes no के you can say. Yes, of course. What are we doing? 144 has been imposed. Yes. I don't want a permission from you. Please, can you keep quiet? Sorry, I will not hear this case if you continue interrupting me perpetually. मेरे मुंशी को बम्बई कागजात के आपके कोर्ट के बाहर से जो है उठा लिया गया था। आपके पास कंप्लेंट आई हुई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मुंशी समझ नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। Can I let me complete a sentence? ठीक है। It's advocate on record. What do you mean by मुंशी, मेरा मुंशी? या मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा बेटा जनाब के पास इंटरव्यू के लिए आया है, आपने उससे भी पीटीआई के क्वेश्चन पूछे हैं, लॉ क्लर्क के, मुझे पता है सारा। I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. ठीक है, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. We are going to get up. Okay, fine, we've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसी सख्ती और चीफ जस्टिस की जानिबदारी पर सवाल उठाते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा साद रफीक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि मोहतरम काजी फाइज ईसा अब तारीख का हिस्सा बन रहे हैं। उनकी काबिलियत और दयानतदारी मुसल्लमा रही है। उनकी आज़ादाना सोच के बायस जनरल बाजवा, इमरान खान और साकिब निसार माइंडसेट ने उन्हें मुसलसल नफरत और इंतकाम का निशाना बनाया। मगर बदकिस्मती से चीफ जस्टिस बनने के बाद वो इस इंतकामी दौर को भुला ना पाए और उनके बाज़ फैसलों पर उनका गुस्सा गालिब रहा। वो अदलिया की आज़ादी के अलमबरदार साथी जजेस को मुत्तहद ना रख सके। अगर ये जज साहिबान गैर जानिबदार और मुत्तहद रहते तो मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते। अहम बात यह कि चीफ जस्टिस के फैसलों और कंडक्ट को लेकर कई ऐसे सहाफ़ियों ने भी सवालात उठाए जिनका शुमार उनके हामी सहाफ़ियों में होता था। मगर जब इन सहाफ़ियों ने इन फैसलों पर तनकीद की तो FIA ने तनकीद और तज़हीक का फ़र्क किए बगैर सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को नोटिस भेजे। पहले तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस मामले पर खामोश रहे और फिर सहाफ़ी तंजीमों के एहतजाज पर इसका नोटिस लिया और एक समाअत के दौरान FIA के नोटिस की जस्टिफिकेशन देते हुए उन्होंने कहा कि FIA ने नोटिस ही दिए हैं, कोई कोड़े तो नहीं मारे। जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने FIA को नोटिस वापस लेने की हिदायत की। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 62(1)F के तहत अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली के फैसले को भी कलअदम करार दिया, जबकि उन्होंने रिटायरमेंट से 2 हफ्ते पहले आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी का फैसला सुनाते हुए मुनर्रफ अरकान के वोट गिनने का फैसला दिया। अब ये दोनों वो मामला थे
जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने माजी के गलत फैसलों को दुरुस्त किया, मगर जिस वक्त ये फैसले दिए गए उसकी टाइमिंग को लेकर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पे तनकीद हुई। ये था जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सफर। लेकिन चीफ जस्टिस बनने से पहले बतौर जज भी वो चंद अहम हाई प्रोफाइल केसेस का हिस्सा रहे। 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा होने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले 27 वर्ष तक शोबा वकालत से वाबस्ता रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2007 में बतौर वकील पीसीओ जजेस के सामने पेश होने से इनकार किया और 2 साल बाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उन्हें बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया। चीफ जस्टिस बनने के 2 साल बाद ही 2011 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उन्हें मेमो गेट के अदालती तहकीकात कमीशन की सरबराही सौंपी गई। ये एक ऐसा सियासी केस था जिसकी पुष्ट पर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और सामने नून लीग थी। तकरीबन 1 साल की तहकीकात और समाअत के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी रिपोर्ट में उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी को मेमो लिखने का जिम्मेदार ठहराया और उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाते हुए ये ऑब्जर्वेशंस दी कि मेमो स्कैंडल में हुसैन हक्कानी रियासत के वफादार नहीं थे। ये एक ऐसा फैसला था जिसे एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के करीब करार दिया गया, मगर हुसैन हक्कानी ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया और उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा को तनकीद का निशाना बनाया। इस फैसले के 3 साल बाद 2014 में जस्टिस काजी फाइज ईसा को सीनियरिटी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया और इस तैनाती के 2 साल के अंदर ही एक ऐसा केस सामने आया जिसके फैसले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ होने का तासुर ने जन्म लेना शुरू किया। 8 अगस्त 2016 को कोयटा में वकला पर खुदकुश हमले में 70 अफराद मारे गए और इस साने की तहकीकात की जिम्मेदारी जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को दी गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसियों को दहशतगर्दी रोकने में नाकामी का जिम्मेदार करार देते हुए इस वाक़े को हुकूमत की गफलत करार दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी रिपोर्ट में उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार की कलदन तंजीमों के सरबराह से मुलाकातों को भी तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें चौधरी निसार और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान तलखी ने जन्म लिया। ताहम वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सबसे ज्यादा मुखालिफ है, उसने उस रिपोर्ट पर जस्टिस काजी फाइज ईसा को असूलों पर खड़ा रहने वाला जज करार दिया था। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के पूरे करियर में यह वो वाहिद फैसला था जो उन्होंने नून लीग या नून लीग की हुकूमत के खिलाफ दिया था। लेकिन ऐसे कई सियासी फैसले मौजूद हैं जो या तो नून लीग के हक में गए या नून लीग के सियासी मुखालफिन के खिलाफ दिए गए। अदालती फैसलों के अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ अदालत के अंदर और बाहर भी अपने ख्यालात का इजहार करते रहे। एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पनामा केस के फैसले पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि पनामा में इल्ज़ाम एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की मिल्कियत का था, मगर सजा इकामा पर दी गई। इसी तरह जब नैब ने कई सालों बाद 2017 में शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस करने की कोशिश की तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने न सिर्फ नैब की दरख्वास्त मुस्तरद की बल्कि हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस को प्रोग्राम्स में जेर बहस लाने पर भी पाबंदी लगा दी, जिसमें सियासी जमातों और बाज़ हल्कों की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा पे तनकीद की गई। और फिर 2017 में फैजाबाद धरना केस के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव का वो दौर शुरू हुआ जो कई सालों तक जारी रहा। इस केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम के 2 रुकनी बेंच ने उस वक्त की डीजीसी जनरल फैज हमीद और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदे को गलत करार देते हुए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हुक्म दिया कि वो अपने इन मातहत अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी अमूर में मदाखलत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस फैसले पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ और ना ही जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनने के बाद अपने इस फैसले पर अमल दरामद करवा सके, मगर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा को असासे छुपाने के इल्जामात पर सदारती रेफरेंस का सामना करना पड़ा और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद फैजाबाद धरने केस के फैसले को इस रेफरेंस की असल वजह करार दिया। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दबाव में आने या पीछे हटने के बजाय इस इंतकामी कार्रवाई का अदालत के बाहर डटकर मुकाबला किया और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ रेफरेंस को गैर आईनी करार देते हुए झूठा और बेबुनियाद करार दिया। और अलमिया यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ यह रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने दायर किया था, मगर हुकूमत जाने के बाद इमरान खान ने रेफरेंस की जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी और इस्टेब्लिशमेंट को इसका जिम्मेदार करार दिया। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर जज और चीफ जस्टिस दौर कैसा रहा, इसके कुछ पहलू हमने आपके सामने रखे, लेकिन हत्ती फैसला तारीख करेगी। और अब कल से नए दौर का आगाज होगा। जस्टिस याया आफरीदी कल चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेंगे
उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं और लोगों को उनसे क्या उम्मीद है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जस्टिस काजी फाइज ईसा आज चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो गए हैं और अब कल से जस्टिस याह्या आफरीदी मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। जस्टिस याह्या आफरीदी का जुडिशल कैरियर तकरीबन 14 साल पर मुहित है और उन्हें एक अपराइट गैर मुतनाज़ा और क्रेडिबल शोहरत वाला जज करार दिया जाता है। जस्टिस याह्या आफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस ज़ेरे अल्तवा केसेस में इजाफे के साथ अदलिया में तकसीम जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आम बेंचेस और आईनी बेंचेस के दायरे अख्तियार को लेकर मामलात भी बड़ा चैलेंज हो सकते हैं। हम इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और ज्वाइन किया है साबिक जज शाह खावर ने। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने देखा है जो करियर रहा है बतौर चीफ जस्टिस, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, याह्या आफरीदी साहब एक क्रेडिबल, एक अपराइट जज के तौर पे सामने आए, लेकिन आप उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके साथ तालीम हासिल की, एक ही सेक्शन में थे, तो ज़रा बताइएगा उनके वर्क एथिक्स के बारे में, उनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में और उनके असूल अब तक आपको किस तरीके के नजर आए हैं? देखिए, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उनका न सिर्फ क्लास फेलो था बल्कि सेक्शन फेलो भी था यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर में, और वो बतौर स्टूडेंट भी जो है वो बड़े मिलनसार और बड़े खुश मिजाज, और जिसको अगर आप कहते हैं कि वो मरंज तबीयत के मालिक भी थे, और उसके साथ साथ वो तालीम में भी, पढ़ाई में भी बहुत आला थे, और उन्होंने हमेशा उनका रवैया अपने क्लास फेलोज के साथ वो बिल्कुल जैसे एक दोस्तों वाला और दोस्ताना रहा। और मेरी उनसे मुलाकात जो है वकालत के दौर में भी होती रही, लेकिन जब से वो जज पेशावर हाई कोर्ट अपॉइंट हुए और उसके बाद चीफ जस्टिस भी रहे, और चीफ जस्टिस के अलावा फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वो जज रहे, तो उनके साथ मेरी ओकेजनल मुलाकात होती थी, क्योंकि मैं खुद बतौर वकील जो है एक प्रोफेशनल वकील हूँ और अदलिया के सामने और जजेस के सामने पेश होता रहा, तो उसमें मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं, लेकिन ओकेजनली कभी कभी होती थी। तो उनके मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है, जो कि आजकल जो है इनके दौर में नापैद हैं चीज़ें। एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा अपराइट हैं और ओपन माइंडेड रहते हैं, कोर्ट के अंदर भी फैसले करने और अदालत में भी जब आते हैं तो वो किसी मखसूस माइंड के साथ नहीं आते। दूसरी उनकी ज़बरदस्त बात यह है कि वो ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया और उसको भी जो है वो ज़्यादा नहीं देखते। उन्होंने कभी भी जो है ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रखा, और वो अगर फ़ोन उनके पास है भी तो वो बिल्कुल वो जो बटन्स वाला आम फ़ोन होता है जिसमें कोई और फैसिलिटी नहीं होती। तो वो इस मामले में मैं समझता हूँ कि उनका जो 14 साल करियर है बतौर जज वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रहा है, जो कि एक जज की खुसूसियात होनी चाहिए वो बिल्कुल उनमें बदरजा हद मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो तबीयत है या उनका जो मिजाज है और वो जिस प्रोफाइल पे वो काम करते रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका जो 3 साल दौर होगा वो कि उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसकी आपने भी तस्करा किया, जिसका जिक्र किया है, लेकिन वो उनकी इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी रहे हैं। तो इंतजाम और अदालती उमूर में मैं समझता हूँ कि उनको बहुत अबूर और तजुर्बा हासिल है, तो वो एक अच्छे चीफ जस्टिस साबित होंगे और वो जितने उनको मसाइल है उनको इंशाल्लाह वो ओवरकम करेंगे। जी शाह खावर साहब, जो आप बात बता रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो फ़ोन भी सादा वाला रखते हैं जिसमें कोई एप्लीकेशंस वगैरह नहीं होती हैं, ना सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ना देखते हैं, ना टीवी देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि ओल्ड स्कूल जो हम कहते थे जजेस होते हैं बिल्कुल वो उनका तर्ज अमल है। लेकिन आपने उमर चीमा साहब की आज की स्टोरी में ये कहा है कि आप दोनों बैक बेंचेस से अपनी क्लास में मज़ाहिया तौर पे आपने ये बताया बैक बेंचेस थे, लेकिन अब वो एक फ्रंट पे होंगे। बैक बेंचेस का मुराद ये थी कि एक तो बहुत ही स्टूडियस और पढ़ाकू किस्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्रंट रोज के ऊपर होते हैं और उनका फोकस ज्यादा जो उस्ताद है उसके लेक्चर के ऊपर होता है। तो हम चूंकि थोड़े से इतने ज्यादा स्टूडियस नहीं थे, तो हम कभी मिडिल में भी और कभी बैक बेंचेस में भी बैठते थे। ओके, हमारा फोकस पढ़ाई पे जरूर होता था, लेकिन जो एक नौजवान और एक जो खुशमिजाजी जो होती है नौजवानों में, वो भी उनमें मौजूद थी और वो मजा जो है उसका इस्तेमाल भी क्लासरूम में करते थे, बल्कि टीचर्स भी करते थे। लेकिन अब वो जाहिर सी बात है फ्रंट बेंच पे होंगे। और दो अहम इश्यूज हैं, एक तो ये कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसके हवाले से मंसूर अली शाह साहब ने खत लिख दिया है कि मैं उसमें उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस के हवाले से फैसला नहीं करता। एक ये चैलेंज होगा क्योंकि मंसूर अली शाह साहब बहरहाल उनके बड़े अच्छे दोस्त भी थे।
दूसरा ये अब पता नहीं है, ये तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो उनको आईनी बेंचेस का हिस्सा बनाएंगे या वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे और प्रेजाइडिंग जज नहीं बनेंगे। दोनों चीजों पे अपनी राय दीजिएगा। मेरा ख्याल ये है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उनका एक इंतजामी एक किरदार है वो उसको ज्यादा तरजीह देंगे, और उनका वैसे भी फोकस जो था वो आपने देखा होगा कि जितनी भी आईनी दरखास्तों में वो मेंबर थे बेंचेस के, तो उन्होंने अपना एक गैर जानिबदाराना जो है एक पोस्चर वो हमेशा से रखा। उन्होंने हमेशा एक अपना स्टाइल से जो है वो फैसले दिए, और उसमें ज्यादा जो रिफ्लेक्शन होती थी वो ये थी कि आप दूसरे जो इदारे हैं उनके मामलात में मुदाखलत न करें और अपने जो अदालती उमूर है उस पर फोकस रहें। आज भी जब उन्होंने जो स्पीच की है जस्टिस फाइज ईसा साहब के फुल कोर्ट रेफरेंस में बतौर सीनियर जज, तो उसमें भी उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि वो जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है हमारे आइन में, वो उसको फॉलो करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अच्छा साइन है, एक अच्छा मैसेज दिया। और आज भी आपने देखा कि उनके जो खिताब था उसमें मजाक का भी एलिमेंट शामिल था, और बहुत दफा कोर्ट रूम में जो फुल कोर्ट थी उसमें कह के भी जो है वो भी उभरे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक इंतहाई बैलेंस्ड शख्सियत है, इंसान भी है, और बतौर जज भी वो बड़े बैलेंस्ड रहेंगे। कह रहे कि वो अगर उनको आईनी बेंचेस में शामिल नहीं भी किया गया तो उस पर उनको कोई एतराज नहीं होगा, जो कि उनकी जो सारी हिस्ट्री है वो तो आईनी केसेस के हवाले से रही है। मेरा ख्याल ये है जाती तौर पे कि वो ज्यादा फोकस करेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है, जो 60,000 के करीब केसेस हैं, उनको किस तरीके से उनका बैकलॉग खत्म करना, और उसके बारे में क्या शॉर्ट टर्म और जो है लॉन्ग टर्म क्या पॉलिसीज होंगी। मेरा ख्याल है कि वो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो आईनी मामलात में जब वो बेंचेस में थे भी तो उन्होंने कम इंटरफेरेंस जो है हुकूमती मामलात और पार्लियामेंट के मामलात में जो है वो की, जो कि उनके हमेशा इख्तलाफी जो नोट होते थे उसमें नजर आता था। सही, क्योंकि मेरे ख्याल से अध्या क्योंकि इतनी पॉलिटिसाइज हो चुकी थी, इतनी पोलराइज हो चुकी थी, तो उन्होंने शायद यही बेहतर समझा था कि किसी जानिब खड़े ना होया जाए, अपने आप को जो है बिल्कुल उन्होंने नॉन कंट्रोवर्शियल रखा। लेकिन जरा बताइएगा कि इसका फेट क्या होगा अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि पहले फुल कोर्ट बैठे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो आया था उसका जायजा ले और फिर वो बैठेंगे, ये चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब खुद जो है, मैं उनको भी बहुत ज्यादा अपराइट जज के तौर पर देखा, और वो बहुत ही काबिल इंसान है, एकेडमिकली बड़े साउंड हैं। उसमें जब वो हाई कोर्ट में थे उसमें भी उन्होंने बहुत सी इस्लाहात की। वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो है वो बहुत बड़े चैंपियन थे और अभी भी हैं। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो इंटरनल जो मामलात हैं, जो जजेस के आपस में इख्तलाफात हैं एक दूसरे पे, उनके नुक्ता नज़र में भी अगर इख्तलाफात है, तो मैं समझता हूँ कि उसको इस तरह उसकी तशहीर नहीं होनी चाहिए। वो इंटरनल मैटर सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल रहने चाहिए। उसकी वजह ये है कि ऐसी चीज़ों से फिर जो है वो जो मौज़ूआत पे जो है वो फिर गुफ्तगू होती है, जैसे हम भी अभी कर रहे हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि तमाम जज साहिबान को जो है वो अपने जो इंटरनल उनके अफेयर्स हैं उसको मुश्तहिर नहीं करना चाहिए। उससे जो ओवरऑल जो इदारा है उसकी हैसियत मायने होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह खावर साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।